गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। 12th मैथ्स के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं समाकलन के अनुप्रयोग का। और पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि किसी भी दिए गए वक्र का जो समाकलन के आधार पर समाकलन का यूज करते हुए क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं वो हमने एनालिसिस किया। आज हम बात करने जा रहे हैं दो वक्रों को लेकर। एक वक्र के बाद हम सेक्शन को बढ़ा रहे हैं और हम आज यूज करने जा रहे हैं दो वक्र, जैसा कि बोर्ड पर दिया हुआ है हमारा वक्र y² 4x और x² 4y के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अभी हमने ये प्रयास किया है कि एक ही प्रकार का वक्र लिया है, जैसे y² 4x या x² 4y। दोनों जो वक्र है वो हमारे परवलय एक ही परवलय के इक्वेशंस हैं अलग अलग। जैसे y² 4x का अगर मैं समीकरण बनाना चाहूँ तो सबसे बड़ी बात, जब हम समाकलन के अनुप्रयोग के इस सेक्शन की बात कर रहे हैं, वक्रों की बात कर रहे हैं, तो इसमें डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप डायग्राम में लापरवाही बिल्कुल ना करें, डायग्राम को सोच समझ के बनाएं, क्योंकि डायग्राम के आधार पर ही उसका एनालिसिस होता है। तो चलिए देखते हैं y² 4 x जो है हमारा जो आदर्श इक्वेशन होता है y² 4 x 10th में हमने पढ़ा हुआ है परवलय, और उसके आधार पर इसका एनालिसिस करते हैं। तो इसका जो निर्देशांक केंद्र जो हो जाएगा वो 0 0 हो जाएगा, नोड जहां होकर गुजरता है तो 0 0 हो जाएगा, प्लस y² का जो इक्वेशन है तो y का मान प्लस या माइनस कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए जो इसका समीकरण बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनता हुआ दिखाई देगा। चलिए हम देखते हैं इसको। ये जो हमने बनाया हुआ है ये परवलय है y² 4ax, जैसा कि आपके सामने दिखाई दे रहा है। ये समीकरण जो है y² 4ax का है, मतलब ये बोला जा सकता है कि हमारा जो इक्वेशन दिया हुआ है y² 4a, y² 4x। अब जो बात करने जा रहे हैं दूसरा हमारा समीकरण है x² 4y, तो वो भी परवलय है। इस समय x² मतलब x के मान में कोई परिवर्तन ना हो, परिवर्तन हो तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो उसके आधार पे हमारा जो ये इक्वेशन बनेगा वो हमारा इस प्रकार से बनेगा। ये परवलय इस प्रकार से बनता हुआ हमको दिखाई देगा, जैसा कि हमने डायग्राम में शो किया गया है। ये है x² 4y। तो इन दोनों के बीच का क्षेत्रफल, वर्ड पर ध्यान दीजिएगा, बीच का क्षेत्रफल। तो ये पहला परवलय और ये दूसरा परवलय, इन दोनों के बीच का जो क्षेत्रफल है ये हो जाएगा हमारा, हमको इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये जब क्षेत्रफल हम ज्ञात करने जाएंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हमारे पास दो फील्ड मौजूद है। एक तो पहला ये y² 4x और दूसरा ये x² 4y। तो इन दोनों के बीच में घिरा हुआ क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इसके आधार पे हमारा सूत्र होगा a to b y2 - y1 dx। तो पहले फील्ड से दूसरा फील्ड और दूसरे फील्ड से पहले फील्ड इज यूजुअल हम उसको शो करेंगे। तो y2 - y1 into dx a to b। अब जो बात करने जा रहे हैं कि हमारा जो सबसे पहला फील्ड है उसके आधार पर इसका एनालिसिस होगा। समाकलन कहां से, हम x के फील्ड में बात करने जा रहे हैं, x के सापेक्ष में समाकलन करने जा रहे हैं। तो हम सबसे पहले हम कटन बिंदु को प्राप्त करेंगे। अगर ये कटन बिंदु पता चल जाते हैं तो x का मान हमको कहां से कहां तक समाकलित करना है वो पता चल जाएगा। और ये कटन बिंदु कैसे पता चलेगा, तो हमको बहुत अच्छे से पता है कि पहले इक्वेशन का जो मान है वो दूसरे इक्वेशन में पुटअप करके उनकी वैल्यूज को प्राप्त करेंगे, वो उसके कटन बिंदु के इक्विवेलेंट होगा। तो चलिए आइए बात करते हैं इसका इक्वेशन, जो कि y² 4x है। तो इस आधार पर अगर मैं बात करूं x = y² 4 हो जाएगा। यहाँ पर 4 को मैंने ट्रांसफर कर दिया हुआ है, तो x = y² 4। अब मैंने इसको क्या किया है, इस समीकरण x², चूंकि हमारे पास दूसरा इक्वेशन है x = 4y, तो उसके जगह मैंने x को पुटअप करने का प्रयास किया है, y² 4 का होल स्क्वायर। x की जगह मैंने लिख दिया है y² 4 which is equal to 4y। या इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा y⁴ 16 which is equal to 4y। तो y⁴ which is equal to 64y। चलिए इसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो y⁴ 64y इस पार आ जाएगा, सॉरी, तो ये इधर आकर माइनस विच इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। y को हम कॉमन निकाल रहे हैं, तो y का क्यूब माइनस 64 विच इज इक्वल टू 0। तो इस आधार पे y के दो मान आ रहे हैं, y0 और y³ इज इक्वल टू 64 प्लस 64। तो सीधा मीनिंग हो जाएगा कि यहाँ जो y का मान है वो हो जाएगा 4, क्योंकि 4 × 4 = 64।
तो y का मान हमारे पास 4 आ रहा है, y का मान 0 आ रहा है। तो जब y का मान 0 है तो उस समय x का मान क्या है, तो किसी भी दोनों में से किसी एक इक्वेशन में रख देते हैं, हम यहाँ रख रहे हैं, इस इक्वेशन में रख रहे हैं। तो y का मान अगर हमारा 0 है तो x का मान जो है वो भी हमारा 0 हो जाएगा। y का मान 0 मीन्स x का मान 0। अब y का मान जो है अगर हम 4 रख रहे हैं यहाँ पर, तो x इज इक्वल टू 16/4 विच इज इक्वल टू 4। कहने का मतलब एक निर्देशांक हमारा बन रहा है 0 0 और दूसरा निर्देशांक बन रहा है 4 4। तो ये निर्देशांक हमारा बन गया 0 0 और कटन बिंदु जो प्राप्त हो रहा है वो 4 4 है। तो अब हमको ये पता चल गया कि x का जो मान है 0 से 4 तक, ये जो वैल्यू है यहाँ पर हम लंबे खींचेंगे तो इसका जो निर्देशांक हो जाएगा 4 0। तो x की जो वैल्यू जा रही है, हमने x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन दिया हुआ है, इसलिए 0 से 4 हम इंटीग्रेट करेंगे तो a से b तक की वैल्यू तो एटलीस्ट हमको प्राप्त हो गई है। अब चलिए बात करते हैं इसके समाकलन की, इसकी आवश्यकता नहीं है। अब हम जो इंटीग्रेशन के इस फॉर्मूला का यूज करने जा रहे हैं, i इज इक्वल टू a की जगह हमारा 0 है स्टार्टिंग लिमिट और b की जगह हमारा 4 है, तो b की जगह हमने लिख दिया है 4। अब बात ये करते हैं कि किधर से किधर हम जा कहाँ रहे हैं, 0 से 4 क्यों जा रहे हैं, ये ध्यान देने वाली बात है। अगर 0 से इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हमको देखना पड़ेगा कि कौन सा जो वक्र है वो पहले आ रहा है। अगर हम यहाँ पर जा रहे हैं, ये हम जा रहे हैं इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हमारे पास स्टार्टिंग जो वक्र है वो ये है, ये दिखाई दे रहा है। ये वक्र कौन सा है, ये वक्र है y² इज इक्वल टू 4x, जिसमें हमको सिर्फ y का मान चाहिए। तो यहाँ पर y² इज इक्वल टू 4x है, तो y इज इक्वल टू √4x या y इज इक्वल टू 2√x हो जाएगा। तो y का जो मान निकला हमारे पास क्या निकला, 2√x। तो y का जो मान हमारे पास निकल कर सामने आ रहा है 2√x। इसको पुटअप कर देते हैं 2√x माइनस। अब हमने इसको कैलकुलेट कर लिया है। अब इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास ये वक्र सामने आ रहा है। इस वक्र को ध्यान दें तो हमारा जो वक्र है x² इज इक्वल टू 4, जो अगला वक्र है वो x² इज इक्वल टू 4y है। तो यहाँ से y का जो वैल्यू निकलेगा वो x²/4। हमको y का मान चाहिए, तो y का मान निकालने के लिए हम क्या किए, 4 को ट्रांसफर कर दिए हैं, तो y इज इक्वल टू x²/4। तो इस आधार पे ये हो जाएगा x²/4 dx। ये कैलकुलेशन में आ गया है। अब इसके बाद अगर ये प्रक्रियाएं हम फॉलो कर लेते हैं तो हमारा जो इंटीग्रेशन हो जाता है अब बहुत आसान हो गया है, हम आसानी से इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए हम समाकलन करते हैं। √x का समाकलन जो होगा x⁵² अपन 3/2 माइनस 1/4 बाहर आ जाएगा। x² का इंटीग्रेशन x³/3 0 to 4। अब समाकलन की प्रक्रिया को और सॉल्व करते हैं। पहले इसको सॉल्व कर देते हैं, 2 दूनी 4 x⁵²/3 हो जाएगा। ये 2 जो है ऊपर ट्रांसफर हो गया है तो उसके आधार पे माइनस x³/12 विच इज इक्वल टू 0 to 4। अब 4/3 4⁵3/2। सबसे पहले हमने x की जगह 4 रखा हुआ है, तो 4⁵3/2 माइनस x की जगह 4 रखेंगे तो 4⁵12 ये हमने रखा हुआ है। बाद में x की जो सेकेंड हाफ में अगर मैं बात करूं माइनस, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, तो 4/3 0⁵3/2 माइनस 0⁵12। तो इधर तो ऑलरेडी हमको 0 मिल रहा है तो उस पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, वो टोटल 0 हो गया है। यहाँ पर बात कर रहे हैं 4/3, तो 4 को हम लिख सकते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा 2 का स्क्वायर इंटू 3/2। ये 4 है, 4 की जगह हमने लिखा हुआ है 2 का स्क्वायर और ये 3/2 ऑलरेडी मौजूद है, तो उसके आधार पर इसको लिखा जा सकता है। और इसको सॉल्व करते हैं, माइनस 416 64/12। तो और सॉल्व करके देखते हैं इसको, तो ये 2 और 2 कैंसिल होगा तो 2 की घात से बच रहा है 3, हमारा 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा और कैंसिल होने के बाद हमारे पास 2⁵3, तो 4/3 इंटू 2⁵3 मतलब हो जाएगा 8 माइनस 64/12, तो 832/3 ऋण 64/12 ये आ रहा है। अब इसको और सॉल्व करके देखते हैं, जो लघुत्तम है वो हमारा हो जाएगा 12, तो 3 × 12 पे 4 का गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12 128 ऋण 64
64/12 या ओवरऑल 64/12 जो हमारा रिजल्ट आ गया। 128 में 64 को घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 64/12। इसको और सॉल्व कर सकते हैं तो 16 चौक 64 और 4 या 12। तो ये जो होगा वो इकाई हो जाएगा हमारा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल वर्ग इकाई के नाम से जाना जाता है, तो 16/3 वर्ग इकाई। तो यहाँ से यहाँ तक का जो समाकलन का मान है उसके जो क्षेत्रफल है वो हो जाएगा 16/3 वर्ग इकाई। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप विशेष ध्यान दें। बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, बस हमको 2 चीजें पता होनी चाहिए। एक तो कहाँ से कहाँ तक का समाकलन करना है और कौन सा फंक्शन पहले आएगा, पहले से फंक्शन से फिर दूसरे फंक्शन को माइनस करेंगे। यही टोटल ओवरऑल प्रक्रिया है।